नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो ईरान और अमेरिका को लेकर के है। साथियों, ट्रंप ने अभी कुछ दिनों में बड़ी बड़ी धमकियां दी थी और बड़े बड़े ऐलान किए थे, और अब निकल के ये आ रहा है कि ट्रंप वाकई के अंदर क्या डरपोक हैं या वाकई के अंदर बकेती करते हैं। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप ने हाल ही के दिनों के अंदर, चाहे वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा के ले जाना हो, उसके अलावा जो ग्रीनलैंड है उसके लिए ये बोलना हो कि ये तो अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और चाइना और रशिया के काउंटर करने के लिए हमें चाहिए, तो ग्रीनलैंड को दावा बोलते हैं कि ग्रीनलैंड तो हमें चाहिए, उस पर कब्जा करने की बात कहना हो, या फिर इसके अलावा अगर साथियों वो कनाडा को अपना 51वां राज्य बताने की घोषणा करना हो, ये सारी चीजें उसको ये बताते हैं कि इस टाइम में उसका जो टेम्परामेंट है या उस टाइम में उसकी जो मनोदशा है वो वाकई में पीक लेवल पे है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। साथ ही इसी में किसी की लंका लगती है या किसी का नंबर आता है तो फिर ईरान का आता है, क्योंकि ईरान के अंदर इस टाइम में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे वहां की आज़ादी को लेकर के, वहां की फ्रीडम को लेकर के, तो प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ईरान वहां पे गोलियां चलवाता है, हत्याएं करवाता है। इवन यहाँ तक कि प्रदर्शनों को दबाने के लिए फांसी का ऐलान करते हैं, लगभग 800 लोगों की फांसी का ऐलान करता है। ये पूरा घटनाक्रम जब चल रहा था तो ट्रंप बीच बीच में आके धमकियां दे रहा था ईरान को कि अगर एक भी प्रोटेस्ट को मारा, एक भी प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को मारा, तो ईरान इतना याद रखना, मैं तेरे ऊपर आऊंगा, गोला फोड़ के जाऊंगा वहां से, और मैं वहां की सरकार, वहां का तख्ता पलट कर दूंगा। इसी के बीच के अंदर साथियों वहां के जो पूर्व के जो राजा थे, उनके जो पुत्र हैं राजा पहलवी, वो बीच बीच के अंदर आके जो मोटिवेट कर रहे थे ईरानी लोगों को, ईरानी व्यक्तियों को, उससे लग ये रहा था कि वाकई के अंदर वहां पे एक सिचुएशन है, वो पैनिक सिचुएशन बन रही थी। हद तब हो जाती है कि 15 तारीख को, लगभग आज से 2 दिन पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट में वो ये कहते हैं कि ईरानियों, मैं आप ईरानी योद्धा हूं, अगर मैं आपकी जो प्रोटेस्ट कर रहे हो आपकी हेल्प के लिए मैं सहायता भेज दिया हूं, वो रास्ते के अंदर है। जब ये बात ईरान को मालूम चलती है, ईरान सबसे पहले एक काम करता है, अपना हवाई क्षेत्र बंद करता है। वो कहते हैं भाई देख, एक बार तू बता किधर से आ रहा है, हम भी तो देखें कि भाई अमेरिका आ किधर से रहा है हमला करने के लिए। अपना हवाई क्षेत्र पूरा बंद कर देते हैं। साथियों, इसी के बीच में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट जो साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए, जापान और ताइवान को रक्षा देने के लिए वहां पे खड़ा रहता है, उसको बोला कि भाई साहब अभी आपकी यहाँ जरूरत नहीं है साउथ चाइना से, अभी आप चलो गल्फ ऑफ पर्सिया के अंदर चलो, खाड़ी देशों के पास में चलो, ईरान से अपनी अभी लड़ाई होने वाली है। जब ये अनाउंस होता है साथियों, ईरान का अपना हवाई क्षेत्र बंद करने की बातें की जाती हैं, तो बहुत सारे देशों ने एडवाइजरी करते हैं, अपनी अपने जो नागरिक हैं उनको बाहर निकालते हैं। इसी के अंदर एक देश आता है ब्रिटेन। भाई साहब वो सबसे पहले अपने सामान की पैकिंग करता है, अपनी एम्बेसी जो इनकी दुकान है उस स्टॉल को बंद करता है, और चप्पल हाथ में लेके सबसे पहले रप्पू चक्कू होता है तो ब्रिटेन, अंग्रेज लोग होते हैं। उसके बाद में साथियों चाहे जर्मनी हो, पोलैंड हो, फ्रांस हो, इटली हो, इन सब यूरोपीय देश हैं, उन्होंने अपने नागरिकों को ये कहते हैं कि आप मैक्सिमम संख्या के अंदर वहां से जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ के बाहर निकलो, क्योंकि युद्ध का माहौल बन चुका था। भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की, सेकंड बार एडवाइजरी जारी की कि आप किसी भी स्थिति के अंदर ईरान छोड़ के बाहर निकलो, ईरान युद्ध का खड़ा बनने वाला है। इवन भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की कॉल पे, और उनको ये कहा कि भाई इतना समय तो आप दीजिए कि हम लोग हमारे वहां से जो व्यक्ति हैं उनको बाहर निकाल सके, और वहां की जो सिचुएशन क्या है उसके बारे में पूरा अपडेट लिया। साथियों, ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, तब ऐसे लगा कि मिडिल ईस्ट या फिर जो ईरान और अमेरिका के बीच के अंदर, मतलब ये युद्ध बड़ा विकराल युद्ध होगा, और मिडिल ईस्ट वाकई के अंदर क्या जलेगा, या एक आग का गोला बनेगा, या फिर यहाँ पे कुछ बड़ा होगा। मतलब लोगों ने तो इतना अनुमान लगा रहे थे कि मतलब यहाँ से जो तीसरा विश्व युद्ध है, थर्ड वर्ल्ड वॉर है, उसको यहाँ से जन्म दे सकते हैं ये लोग। साथियों, ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, तो अब आप और हम लोग भी ये अनुमान लगा रहे थे कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर ईरान के अंदर बड़ा युद्ध हो सकता है, युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी इतनी पैनिक हो चुकी थी। खबर एकदम से ये निकल के आती है कि भाई साहब ईरान ने अपना युद्ध है वो रोक दिया, मतलब ईरान और अमेरिका ने अपना युद्ध रोक दिया, और अमेरिका ने ये रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब हम वार रोक रहे हैं। मतलब एक तरीके से वार स्टार्ट हुआ नहीं था, पर इन्होंने कहा कि अमेरिका कह रहा है कि यहाँ से आप देख सकते हो, अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान को हम लोग आश्वासन कर रहे हैं कि हम आप पे हमला नहीं कर रहे हैं, आप भी कर पाए इतनी मतलब शांति बनाए रखे कि आप कोई भी हमारा जो एयर बेस है मिडिल ईस्ट में उस पर कोई हमला नहीं करोगे। ये खबरें यहाँ से निकल के आती हैं। ईरान वाकई में तेहरान को फोन करके कहता है कि हम आप पे हमला नहीं कर रहे हैं। साथ ही ये चीजें बाहर कैसे आई, तो मैं आपको बता दूं, लगभग 16 जनवरी को ये आता है कि ये जो डॉन अखबार है, मतलब पाकिस्तान का एक डॉन अखबार है, और पाकिस्तान के अंदर ईरान जो, मतलब ईरान का जो राजदूत पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर रहता है, वो एक इंटरव्यू के अंदर डॉन अखबार को इंटरव्यू देता है, और उसमें कहता है कि भाई साहब रात को 1 बजे ट्रंप का कॉल आता है तेहरान में, ईरान की राजधानी में तेहरान में फोन आता है, और वहां अधिकारियों को ये कहते हैं कि हम आप पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं,
और आप भी बदले की कोई कार्रवाई हमारे एयरबेस पे मत करना, और हम लोग इसको जो हम युद्ध खेल रहे हैं इसको यहीं रोकते हैं। साथियों, ये वो डॉन अखबार है पाकिस्तान का, जिसके अंदर 16 तारीख को ये बताया जाता है। आपको मैं बता दूं, इसके अलावा मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति को ईरान की तरफ से भी पूरा मजबूत आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन ये दिया जाता है कि जब ट्रंप ये धमकी दी थी कि मैं ईरान पे हमला करने के लिए आ रहा हूं, और जो ईरान वासियों आपकी सहायता के लिए जो सहायता बीच रास्ते के अंदर है, तो जब ये चीजें मालूम ईरान को चलती है तो ईरान फिर ये कहते हैं कि भाई साहब, हम लोग जो 800 लोगों को फांसी दे रहे थे उस प्लान को यहीं कैंसिल करते हैं। हम प्रोटेस्ट की जो हत्याएं कर रहे थे गोली चला के, उसको हम लोग यहीं रोकते हैं। और अमेरिका चाहता भी यही था, क्योंकि अमेरिका एक्चुअल हमला क्यों कर रहा था, क्योंकि आप प्रोटेस्ट दबा रहे हो, प्रोटेस्ट को मार रहे हो। ईरान कहता है हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये आप प्रॉपर आप देख सकते हो कि ईरान की जो अमेरिका की स्पोक पर्सन है, वो स्पोक पर्सन है, उसके द्वारा ये पूरी जानकारी बताई जाती है। साथियों, इसी के बीच में जब ये हत्याएं रोकी जाती हैं, गोलीबारी रोकी जाती है, प्रोटेस्ट को दबाया नहीं जाता है, तो ट्रंप सबसे ज्यादा ईरान की प्रशंसा करता है। ईरान की प्रशंसा करते हुए मोदी ये कहता है कि ईरान को देर आए दुरुस्त आए, समझ में आ गए बात। और इसी से यहाँ से ये निकलता है कि भाई साहब, ये हमला है ये यहीं पे रुक दिया, और अब अमेरिका ईरान पे कोई हमला नहीं करेगा। जब ये बात तेहरान की तरफ से या ईरान की तरफ से कंफर्म हो गई कि हमला नहीं होगा, तो इन्होंने अपना जो हवाई क्षेत्र है वो खोल दिया, जो 5 घंटे बाद में खोल दिया गया था। और यहाँ से आप देख सकते हो फ्लाइट तेहरान के ऊपर से या ईरान के ऊपर से आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, ये घटनाक्रम हो रहा था, उसी के पैरेलल जब ये इनके बीच में ये डील हो जाती है कि हमला नहीं कर रहे हैं, तो जो कतर जो एयरबेस है, जो कतर में एयरबेस है अल उदेद के नाम से अमेरिका का, उससे अधिकारी पहले जब हमला होने की शंका थी, तब छोड़ छोड़ के वहां से सैनिक निकल रहे थे, वो वापस अमेरिका से वापस आ रहे हैं। ये खबर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमेरिका के जो सैनिक है वापस अपने जो इनके एयरबेस बने हुए वहां पे वापस आ रहे हैं। साथियों, ये पूरा घटनाक्रम जो हो रहा था, इसके अंदर ये भूमिका निभा कौन रहा था कि इस वॉर जो युद्ध होने वाला था इसको रुकवाया किसने। तो यहां निकल के आते हैं जीसीसी के देश। जीसीसी के देश के साथ में कोई और देश निकल के आता है, तो वो निकल के आता है सऊदी। साथियों, सऊदी इस टाइम में ये था कि सऊदी ने वो भूमिका निभाई कि भाई साहब, आपको लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई लड़ाई करो माप, आपको यहीं रुकना है। आपको मैं बता दूं, खाड़ी देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन लोगों ने ये युद्ध हुआ था उसी टाइम पे, उसी समय अमेरिका को ये इन्फॉर्म करने में या अमेरिका को अपने पक्ष में करने में लग गए थे कि भाई ट्रम्प महोदय, आपको कोई भी गोला नहीं फेंकना है ईरान पे। ईरान पे अगर कोई भी गोला फेंका तो ईरान में तो धुआं उठेगी, पूरी गल्फ कंट्रीज हैं जो गल्फ जो खाड़ी देश है उनमें धुआं धुआं कर देगा ईरान, याद रखना इस चीज को। और वो इस चीज को भी समझाने की कोशिश कर रहे थे ट्रंप महोदय को कि ट्रंप भाई साहब, आप गोला मार के निकल लोगे, बाद में हमारी जो हालत होगी वो हम जानते हैं। और सऊदी को ये चीज क्यों इतनी टेंशन हो रही थी, भाई सऊदी क्यों पंच बन रहा था रुकवाने के लिए, तो सऊदी इसलिए बन रहा था कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई युद्ध होता है, तो जो सऊदी में आज इन्वेस्ट आ रहा है, चाहे वो दुबई हो, कुवैत हो, इन देशों के अंदर दोहा हो, कतर हो, इनमें जो इन्वेस्ट आता है भारत से, लोगों के यहाँ पे हेडक्वार्टर बने हुए हैं, चाहे आपने बीसीसी का देख लो, हर देश के मतलब लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, सब चीज़ आ रहे हैं, वो कोई नहीं आएगा। एक मतलब जो छवि बनाई है इन लोगों ने इतने दिन से कि यहाँ ये एकदम स्थिर जगह है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है युद्ध का माहौल, वो वापस एक युद्ध का मतलब रूप ले लेगा, एक युद्ध की छवि बन जाएगी इन देशों की, और यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करेगा। इसके बदले के अंदर ईरान ने कई धमकियां दे रखी थी इन खाड़ी देशों को, जो गल्फ कंट्रीज है, इनको ये धमकी दे रखी थी कि अगर आपकी जमीन को, आपकी धरती को अगर अमेरिका हमारे खिलाफ यूज में लेता है, अगर आपकी धरती से हमारे ऊपर कोई गोला दागा जाता है, तो इतना याद रखना कि आपके देशों के अंदर अमेरिका के जितने भी एयरबेस बने हुए हैं, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। ईरान के द्वारा ये कई बार धमकी इन गल्फ कंट्रीज को दी गई है। फिर ये निकल के आता है क्वेश्चन कि भाई साहब, वो तो समुद्र में खड़ा अपना एयरक्राफ्ट खड़ा करके वहां से कर लेगा। तो उन्होंने ईरान ने ये भी कहा कि अगर वो अमेरिका चाहे समुद्र में खड़ा होकर करे हमला या फिर आपकी जमीन को यूज करके करे, कहीं से भी अगर यूज करता है, तो हम लोग अमेरिका के जो एयरबेस खाड़ी या गल्फ कंट्रीज में बने हैं उनको टारगेट करेंगे, फिर आप हमें मत कहना। इसलिए जो सबसे ज्यादा कोई बीच के अंदर पंचायती कर रहा था या इस पूरे जो रायता फैला हुआ था इसको समेटने में लगा हुआ था, तो सऊदी लगा हुआ था। सऊदी को मालूम था कि अपनी उल्टी गिनती आने वाली है, कोई टारगेट ईरान करेगा, किसको करेगा, वो सऊदी को करेगा, इनको तहस नहस करेगा। यहाँ के चाहे फिर वो परमाणु रिएक्टर हो जहाँ से बिजली बनती हो, चाहे यहाँ की तेल की रिफाइनरीज हो, इन सबको टारगेट करेगा। साथियों, ये आप देख सकते हो कुवैत टाइम्स का रिपोर्ट है, उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई इस चीज का नेतृत्व कर रहा था रुकवाने के लिए, तो सऊदी कर रहा था। सऊदी को कई बार तेहरान ने या ईरान ने धमकियां दे रखी है, वो बाकायदा इन लोगों ने, ये मतलब इनका वॉल स्ट्रीट जर्नल्स है, इसने ये रिपोर्ट छापी है।
और इसी के अंदर यहाँ से ये निकल के आया कि जो सऊदी है वो अमेरिका को ये भी समझाने में कामयाब होता है कि भाई साहब यार आप कर रहे हो, पर आप इतना याद रखो ये फर्सिया की खाड़ी है, मतलब ये गल्फ ऑफ फर्सिया है, मतलब ये फर्सिया की खाड़ी है। तो इसके अंदर वो ये कहता है कि यहाँ पे ये देश हैं, जैसे यहाँ पे ये सारे देश हैं, जैसे यहाँ पे ये बहरीन है, यहाँ पे ये कुवैत है, कतर है, यहाँ पे ये यूएई है, सऊदी है, इसके अलावा ओमान है। तो ये सारे देश हैं कि भाई साहब यहाँ पे ये ईरान बैठा हुआ है, ये हमें टारगेट करेगा, सबसे ज़्यादा किसी को टारगेट करेगा तो वो इन देशों को टारगेट करेगा, यहाँ पे धुआं धुआं खेलेगा वो। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो साथियों यहाँ से ये निकल के आता है कि ये जो देश हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनके जो तेल के कुएं हैं वो सबसे ज़्यादा इस एरिया के अंदर है। ये सब आप जो डॉट डॉट देख रहे हो ये तेल के कुएं हैं, और ये इधर गल्फ ऑफ ये फर्सिया है, यहाँ से ये लोग व्यापार करते हैं। और ये यहाँ पे ये हॉर्मोज नाम से ये पॉइंट है, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज के नाम से, इसको अगर ये कोई कंट्रोल कर लिया, अगर इसको कंट्रोल ईरान कर लेता है तो याद रखना यहाँ से तेल का व्यापार नहीं होगा। तेल का व्यापार नहीं होगा तो जो एशिया का लगभग 80% से 85% तेल है वो यहीं से जाता है, इसी खाड़ी से होकर जाता है, इन्हीं देशों के, ये गल्फ ऑफ कंट्रीज के द्वारा ही आपूर्ति की जाती है। वो पूरा बाधित होगा, तेल की कीमतें आसमान छूएंगी। उसके अलावा साथियों ये निकल के आता है कि अगर ये लंबे समय तक यहाँ पे कंट्रोल कर लेता है ईरान, तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी किसी की तहस नहस होगी तो वो इन गल्फ कंट्रीज की होगी। मैं आपको इतना बता दूं, लगभग 600 से लेकर 900 बिलियन डॉलर लगभग सालाना तेल से ये लोग कमाते हैं। और यहाँ पे आने से लोग लोग डरेंगे, मतलब यहाँ पे ये मतलब युद्ध का अखाड़ा बन जाएगा। साथियों ये चीज समझाने में अमेरिका को कोई अगर सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई तो वो ये जो जीसीसी के जो देश हैं वो ये बात अमेरिका को अच्छे से समझा दिया। आपको साथियों ये आपको ये चीज मैं और बता दूं कि हाल ही में जब ये माहौल ये सिनेरियो बन रहा था, इनके बीच में तनातनी हो रही थी, भाई युद्ध का माहौल बन रहा है, उस टाइम में जो कच्चा तेल होता है उसकी उसकी डॉलर जो इसकी इनकम होती है, उनकी जो रेट होती है, प्राइस होती है, वो बढ़ जाती है। और जैसे ही अमेरिका ने ये कहा कि भाई साहब अमेरिका ने कहा कि हम लोग आप पे हमला नहीं कर रहे हैं, तो क्रूड ऑयल है उसकी लगभग 3 से 4% क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों के अंदर 3 से 4% की कमी है, गिरावट आई है। तो इससे आप अनुमान देख सकते हो कि यहाँ पे अगर ये टेंशन बढ़ेगी, यहाँ पे इनके लड़ाई झगड़े होंगे, तो ये सीधा सा मालूम था कि तेल के भाव बढ़ेंगे। साथियों इसी के साथ में यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि भाई ईरान ने ये तो कह दिया कि मैं गोलियां नहीं चलाऊंगा प्रोटेस्ट कर प्रदर्शन करने वालों पे, मैं उनकी हत्याएं नहीं करूंगा, फांसी की हत्या नहीं दूंगा, सब रोक दूंगा। इन्होंने दूसरा पैंतरा चला, ईरान ने दूसरा पैंतरा ये चला कि जो इराक के बगल के अंदर एक देश है इराक, इराक में शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं, और ईरान में शिया शिया रहते हैं। तो ये कहते हैं इनके जो भाई दोस्त शिया बैठे हुए हैं इराक के अंदर, वहां से लोगों को बुलाते हैं। और यहाँ से देख सकते हो विदेशी मिलिया सिया, जो मिलिशिया है, मिलिशिया मतलब सिया ही होते हैं एक्चुअल में, वो मिलिशिया लगाते हैं आगे, ये मिलिशियाओं को वहां से बुलाते हैं। और बुलाने के बाद में जो इराक के अंदर जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको कुछ लुभाने की जो तरीका है वो उनके द्वारा निकलाता है कि भाई साहब आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो यहाँ पे ये गतिविधियां हो रही है, यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आप लोग मारो, हमारी आर्मी और हमारी पुलिस नहीं मारेगी। साथियों यहाँ से आप देख सकते हो एक जो मतलब एक इराक का लड़का है, 37 वर्षीय लड़का है, उसकी माँ ये कहती है कि वो 600 रुपये प्रति डॉलर के अंदर वो ईरान गया है वहाँ के प्रोटेस्ट दबवाने के लिए, मतलब ईरान सरकार ने बुलाया है। और ये मतलब एक संख्या की नहीं है, आप ये तस्वीर देख सकते हो, लगभग ये धार्मिक यात्रा का नाम करके वहां से बुलाया जा रहे हैं कि भाई युद्ध एक टाइम आप इस सोचो कि ईरान में इस समय युद्ध हो रहा है, युद्ध के बीच में धार्मिक यात्रा कैसे हो सकती है, पर ईरान ये कह के बुलाया कि आप धार्मिक यात्रा पे आए हुए हो ईरान की पे, और इराक से लोगों को बुला रहा है। और लगभग ये कह रहा है कि 500 लड़के बुलाए हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई ईरान के अंदर ये प्रवेश कर रहे हैं और तेहरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने में उनकी मदद करने के लिए ये लोग आए हुए हैं वहां से। और ये बड़ी संख्या के अंदर आए, लगभग इनको जो ईरान की बॉर्डर है वहां से लाने के लिए, ईरान के अंदर लाने, इराक और ईरान की बॉर्डर है वहां से इनको लाने के लिए ईरानी लोग 50 बस भेजे हैं, और एक बस के अंदर ये बताया जाए 50 से 60 लोग आए हैं। और अब यहीं से फिर सऊदी है, जो सऊदी अमेरिका को ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि भाई आप युद्ध से नहीं जीत सकते ईरान को, क्योंकि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है, जो ईरान के पास में डिफेंस के इक्विपमेंट हैं, हथियार हैं, वो बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं, बहुत ही एडवांस लेवल के हैं। अगर उनका एग्जाम्पल आपको देखना है ट्रंप महोदय, तो आप एक बार यूक्रेन और जो रसिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके अंदर देख लो, क्योंकि उसमें जो यूक्रेन के पास में, यूक्रेन के ऊपर जो ड्रोन दागे जा रहे हैं रसिया की तरफ से, वो सारे जो ये ईरानी हैं।
तो आपको ट्रेलर देखना हो ईरान का, वाकई में ईरान डिफेंस की कितनी तैयारी करके बैठा हुआ है, वो आप रसिया को और यूक्रेन के युद्ध से देख सकते हो। ये इसलिए कहता है क्योंकि सऊदी को ये चीज मालूम है, क्योंकि इस टाइम के अंदर अगर ये चीज युद्ध के अंदर लंबा खिंचता है तो सऊदी के लिए भी नुकसान है और अमेरिका के लिए भी नुकसान है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अमेरिका को ऐसा लगता है कि इस टाइम के अंदर वहां पे 50% पॉपुलेशन मतलब ईरान के खिलाफ है, ईरान के पूरी विपरीत है, क्योंकि वो आर्थिक जो उन पे प्रतिबंध लगा रखी है, वहां पे उनका शोषण कर रहे हैं, उनसे वो आजादी फ्रीडम चाहते हैं, ये सबको मालूम है। पर बात यहां से ये भी निकल के आती है कि 50% जनता अगर इनके विरोध के अंदर है तो 50% जनता ईरान के समर्थन में भी है। आप देख सकते हो वहां की ये राष्ट्रपति है, वो प्रॉपर जो समर्थन की रैलियां निकाली जा रही है उनके अंदर ये भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इससे ये चीज निकल के आती है कि भाई साहब अमेरिका, आप एक भी गोला अगर ईरान पे दागते हो तो जो ईरान की 50% जनता अभी खिलाफ है ईरान के, वो ईरान के खिलाफ ना होकर के ईरान के साथ हो जाएगी और ये उल्टा पड़ जाएगा ये दाव। और यही बात इजराइल समझा के आता है ईरान को, ट्रंप को जाकर के, कि ट्रंप अभी आप रुक जाओ, आप युद्ध से नहीं जीत सकते ईरान को, आप युद्ध ना करके कोई और तरीका निकालो। भाई और क्या तरीका निकाल सकते हो आप लोग? तो उन्होंने कहा कि यार और बहुत सारे तरीके हैं, पर जैसे आप लोगों ने मादुरो को उठा के लाया वैसे खेमेनी को उठा के ला सकते हो। भाई इस वाली सिचुएशन में तो अमेरिका जाके खेमेनी को उठा के ला नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने पहले 25% टैरिफ लगाया, किन पे लगाया है? जो ईरान से व्यापार करेंगे, कोई भी देश ईरान के टच में रहेगा उन पे 25% टैरिफ आप ठोप रहे हो, वैसे ही कोई और तरीका ईजाद करो। तो इन लोगों ने, उससे क्या होगा क्या कि वहां की जो जनता है वो और त्राईमाम मचेगी, वहां की जनता है वो और परेशान होगी, वहां की जो डॉलर है ईरान की जो मुद्रा है रियाद है, वो और नीचे आएगी डॉलर के मुकाबले में। और वहां की स्थिति है वो इतनी पैनिक हो जाएगी, इतनी मतलब खराब हो जाएगी कि वहां की जनता आज जो 50% उनके खिलाफ है ईरान के, वो पूरी 100% जिस दिन खिलाफ हो जाए उस दिन आप कार्रवाई करना। ये फालतू की आप धमकी तो देना मत, क्योंकि ये धमकी दे के आप उनको हमेशा ऐसे अलर्ट मोड में तैयार कर देते हो लड़ाई के लिए। आप एकदम से जाना, जैसे वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा के लाए थे वैसे खेमेली को वहां से उठा के ले आना, और जो 100% जनता उस टाइम में उनके विरोध में रहेगी वो कुछ वो कह भी नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी स्थिति उनको मालूम है कि दिनों बदतर से बदतर होती जा रही है, तो वो फिर आपके पक्ष में रहेंगे। पर इस टाइम में आप गोला मत दाग देना उनके ऊपर। और ये जो चीज है, ये इकोनॉमी का जो उनको पार्ट पढ़ाया गया है ट्रम्प मोदी कि भाई आप इकोनॉमी की स्थिति वहां की खराब करके वहां पे और प्रतिबंध लगा के और ईरान को जो आइसोलेट करके आप लोग उसको जीत सकते हो, अब गोला दाग के नहीं जीत सकते। साथियों इसी ये विचार इसके ट्रम्प मोदी के समझ में भी आया। ट्रम्प मोदी के समझ में इसलिए आया क्योंकि हाल ही के अंदर खेमेनी के जो करीबी लोग 18 लोग, उन पे यूएसए से बैन कर देते हैं, उन पे वो मतलब नए प्रतिबंध लगाते हैं। साथियों प्रतिबंध की जरूरत कहां पड़ रही है तो मैं आपको बता दूं, अभी इनकी जो शैडो बैंकिंग नेटवर्क सिस्टम है उससे जुड़े हुए 18 संस्थाओं को ये नोटिस देते हैं और उनके खिलाफ ये लोग प्रतिबंध लगाते हैं। अब आप ये चीज सोचो कि इस टाइम के अंदर खेमेनी के पास में पैसा कहां से आ रहा है, मतलब युद्ध के लिए पैसा कहां से आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ईरान के जो मतलब खेमनी है उनके तो खास आदमी तो और भी होंगे, पर 18 ये मतलब ये बता रहे हैं कि 18 ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब शैडो बैंकिंग, मतलब एक तरीके से ये लोग बैक डोर से या पीछे के दरवाजे से ये मतलब अपनी पहचान गुप्त रख के, पहचान छिपा करके अलग अलग देशों को ईरान का तेल बेच के आते हैं। और जो तेल बेच के आते हैं वहां से जो पैसा लाते हैं वो पैसा ईरान को दिया जाता है। और ईरान की जो इकोनॉमी थोड़ी बहुत जो चल रही है अभी वेंटिलेटर पे, वो थोड़ी बहुत चल रही है, वो इसी पैसे से चल रही है। ये इन लोगों ने सोचा कि अब ईरान को और आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, तो कि भाई पैसा कहां से आ रहा है उनको और प्रतिबंध किया जाए। तो इन्होंने जो शैडो बैंकिंग है, मतलब गुप्त तरीके से इनके पास में पैसा आ रहा है तेल बेच के ईरान का, उसको इसको उस पे उन जो लोग बेच रहे हैं उन पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। साथियों ये बात यूएनओ के अंदर की, यूएनओ में क्यों गई मैं आपको एक चीज बता दूं, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया जाता है उस टाइम के अंदर अमेरिका ये कहता है कि यूएनओ होता कौन है, मुझे यूएनओ की जरूरत ही नहीं है। यूएनओ के जो उस टाइम में 66 संगठन है उनसे बाहर निकल जाता है ये। मतलब वही अमेरिका आज जब इसको लगा कि ईरान हमारे कंट्रोल में डायरेक्ट युद्ध से नहीं आ रहा तो कोई और चीजें करते हैं, तो ये मानवाधिकार की दुहाई लेके जाता है, वहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं उनका मुद्दा लेकर के ये यूएनओ पहुंच जाते हैं। यूएनओ पहुंचता तो यूएनओ रटी रटाई लाइन हमेशा एक यही कहता है कि भाई साहब आप शांति शांति खेलो, शांति बना करके रखो, फालतू की लड़ाइयों के अंदर कुछ नहीं धरा हुआ है। यूएनओ कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, यूएनओ तो ये कहता है कि आप मैक्सिमम संख्या के अंदर अपने धैर्य मत खो, आप धैर्य बना के रखो, संयम से आप बातें करो, टेबल टॉक करो। साथियों यूएनओ के अंदर रसिया ने क्या किया, क्योंकि रसिया से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद है, तो देखो रसिया ने कुछ ज्यादा तो कुछ बोला नहीं है, क्योंकि रसिया मतलब रसिया से उम्मीद ज्यादा इसलिए थी क्योंकि ईरान और रसिया मतलब खास थे इस टाइम में, क्योंकि रसिया के युद्ध के अंदर ईरान साथ दे रहा था, तो अब तो कम से कम ईरान खुल के, रसिया खुल के सामने आएगा। पर रसिया ने यही कहा कि देखो यार अमरीकी भाई बात ऐसी है कि आप बीच बीच के अंदर ये धमकियां देते हो, ये धमकियां मत दिया करो यार, डर लगता है और हमें से हमसे ज्यादा ईरानियों को लगता है, तो आप ये धमकियां मत दिया करो। और पूरी जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरा मतलब एकदम से पैनिक स्थिति के अंदर आ जाते हैं।
और ये आप फालतू की बातें करते हो, खतरनाक बात करते हो, गैर जिम्मेदारी बात करते हो, आप धमकियां देते हो, ये देना बंद करो। इसके अलावा रसिया ने नियम फटाए, कुछ नियम अमेरिका को बढ़ाए, जो अमेरिका खुद ने नियम बना के बैठा हुआ है, खुद यूएनओ चला रहा है, उसको नियम बता रहे हैं ये लोग कि भाई यूएनओ के चार्टर में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, धमकी देना सही बात नहीं है, आप धमकी मत दिया करो यार, ध्यान रखा करो इसके बीच में। इसी बीच में ईरान ने क्या कहा, ईरान ने वैसा भी ये कहा कि देखो हम लोग ना तो लड़ाई झगड़े चाहते हैं और हमारी इच्छा भी नहीं है लड़ाई झगड़ा, हम हमारे देश के मसले देख रहे हैं, आप फालतू में टांग मत जाओ। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि भाई साहब आप हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करोगे, आप हमारे ऊपर गोला दागोगे, तो बदले के अंदर ईरान जरूर कार्रवाई करेगा, ये जरूर आप याद रखना। और आप पे तो अमेरिका करेगा जो करेगा, ये मिडिल ईस्ट वाले देश है उन पे भी हम करेंगे, क्योंकि हम हमारे मतलब जो संप्रभुत्व राष्ट्र है उस पर हम लोग आंच नहीं आने देंगे। साथियों ये पूरी कहानी चल रही थी, उसी के बीच में ये निकल के आता है कि ये युद्ध क्या कुछ समय के लिए रुका है, एक हफ्ते के लिए रुका है, या परमानेंट रुक गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका की स्पोक पर्सन है उसके द्वारा इंटरव्यू के अंदर जब पूछा गया कि ये युद्ध परमानेंट सॉल्यूशन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग अभी बारीकी से नजर रख रहे हैं, वहां पे प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन करने हैं, उन पे वास्तविकता में गोलियां नहीं चलती हैं, तो हम लोग इसको यहीं रोक देंगे। अगर रह रह के या फिर रुक रुक करके अगर गोलियां या ये हत्याएं इनको अंजाम देते हैं, वहां पे जैसे नेट अभी बंद कर रखा है ईरान ने, तो वहां पे अगर ऐसी हरकतें होती हैं तो हम लोग वापस कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इनका एक युद्धपोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो इस टाइम के अंदर साउथ चाइना सी से अब इस टाइम में वो यहाँ पे गल्फ ऑफ जो पर्सिया है या जो खाड़ी देश है उनकी तरफ आने के लिए रवाना हो चुका है। उसको आने में लगभग 7 दिन लग जाएंगे। अब 7 दिन लग जाएंगे, एक हफ्ता, एक वीक लग जाएगा। यहाँ से आप हेडिंग देख सकते हो कि एक वीक इसको जो यूएस की जो सेंट्रल कमांड है वहां तक पहुंचने में लग जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन होती है तो उस टाइम में अमेरिका ने यही भलाई समझी कि अपन एक कदम पीछे लेते हैं, हम अपन जो इनकी जो खाड़ी देश है वहां पे एयरबेस बने वहां से हमला नहीं करेंगे, अपने एयरक्राफ्ट से फाइटर जेट उड़ेंगे, ये गोला दाग के आएंगे वापस यहाँ आ जाएंगे, हम लोग समुद्र से हमला करेंगे। उसके लिए एक वीक पीछे चलते हैं, क्योंकि एक वीक लगेगा इसको आने के अंदर। इसी के बीच में भारत ने क्या तैयारी कर रखी है, तो भारत के विदेश मंत्री उन्होंने साफ साफ कह दिया है, एडवाइजरी जारी कर दी है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि ईरान के जो विदेश मंत्री है उनको भारत के विदेश मंत्री ने अवगत करा दिया कि हमारे वहाँ पे 9,000 व्यक्ति हैं, हम ऑपरेशन चला रहे हैं, वहाँ से लोगों को हम लोग मैक्सिमम संख्या में निकाल रहे हैं, आप हमें इतना समय दीजिए। और ये होल्ड किया गया है, इसमें एक गुंजाइश ये या संभावना ये भी है कि हर देश के नागरिक यहाँ से निकल जाए, उसके बाद में अमेरिका शायद मेरे को लगता है 2-2 हाथ करेगा ईरान से। अब साथियों आप हमारे चैनल पे वाकई में नए हो तो हमारा चैनल भी नया नया है, पूरी आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। आप जो सब्सक्राइब करते हो उससे हमारी जो टीम होती है वो वाकई में मोटिवेट होती है। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाइए। और जो आपका ये टॉपिक है इस पे आपका ओपिनियन क्या है, तो जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करके जाइए। और साथ ही इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ आपने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।